डाउन। कल हम लोग कौन सी भाषा पढ़ रहे थे? घर जाके उसको बोला आप लोगों ने? बोला? किससे बात की? किताब से, कॉपी से? रसायन की भाषा आप अपने घर वालों से तो बात कर नहीं सकते हम लोग, तो आपने किससे बात की रसायन की भाषा में? आपने पेन पेंसिल कॉपी उठाई, कुछ याद किया कि नहीं? अच्छा, अभी मैं आप लोगों से कुछ पूछती हूँ, देखें किसको कितने नाम याद हुए। हो गए कि नहीं? कुछ तो याद हुए होंगे। अच्छा, और आज हम सारे डबल वाले नाम पूछेंगे जिसके साथ एक नाम और जोड़ा गया था। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए, जो मैं अभी नाम लिखूंगी ब्लैक बोर्ड पे, इसका फॉर्मूला मतलब इसका संकेत क्या है? एल्यूमिनियम। हाँ, एक मिनट बेटा, तुम आओ और लिखो इसका संकेत लिखो यहाँ पर। वेरी गुड। इसका संकेत था AL। ऐसे हम लोगों ने कई सारे संकेत याद किए थे, और रोज कम से कम 5 संकेतों को याद किया करो। तो आपको 25 संकेत याद करने हैं, 25 से 30 संकेत, तभी याद हो पाएंगे जब हम लोग रोज रोज उनको याद करेंगे। और कल मैंने आपको एक और बताया था, कॉपर। आयरन ना। अच्छा, कॉपर और आयरन का संकेत किसको याद है? याद है? अच्छा, आओ पूनम तुम। कॉपर और ये आयरन, यहाँ पे कॉपर का लिखो, यहाँ पे आयरन का लिखो। अच्छा, आयरन इसका लिखो, कॉपर का लिखो। कॉपर का लिखो, कॉपर का लिखो, लिखो ना। C। हाँ ठीक है, इसके आगे यू बनाओ छोटा। हाँ ठीक है, ठीक है, जाओ। CU। अब इसका नाम कॉपर का है CU। अच्छा जुबेदा, आओ, तुम्हें आयरन का आता है? याद है? अच्छा, FE। अब आप लोग को आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि जैसे एल्युमिनियम का नाम A से शुरू था तो हमने इसका AL रखा। कॉपर का नाम क्यूप्रम, कल बताया था ना? कॉपर का नाम है क्यूप्रम, इसीलिए इसका नाम CU रखा। तो कॉपर CO इसीलिए नहीं रखा था क्योंकि कोबाल्ट का नाम भी CO से स्टार्ट होता है। अब आयरन का नाम हमने FE क्यों रखा? इसको I से क्यों नहीं रखा? क्योंकि आयोडीन भी I से है ना। आयोडीन भी I से था, तो फिर दो एक जैसे नाम हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हमने इसको कौन से भाषा के नाम इस्तेमाल किए थे? लैटिन भाषा। तो लैटिन भाषा में ये कुछ नाम हैं जिनके हम लोगों ने फॉर्मूले याद करने हैं, और इनके वो नाम नहीं है जो अंग्रेजी भाषा में। अब सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था सोडियम। सोडियम को S होना चाहिए, लेकिन S नहीं है, उसका नाम है Na, क्योंकि उसका नाम क्या है? नेट्रियम। N से शुरू हो रहा है, नेट्रियम, तो उसका हमने Na ले लिया। कॉपर का क्या लिया? क्यूप्रम, उसका Cu ले लिया। आयरन का फेरम, आयरन का क्या है? फेरम ले लिया, इसीलिए Fe। फेरम कैसे लिखेंगे? FERRUM, इसीलिए Fe। इसके बाद क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम का वैसे क्या होना चाहिए था? P होना चाहिए था, लेकिन P नहीं है, K है उसका। क्यों है K? क्योंकि लैटिन में उसको कहा जाता है कैलियम। क्या कहा जाता है? कैलियम। देखो, कैल्शियम और कैलियम, इसमें फर्क है। देखो, ये K से शुरू हो रहा है और कैल्शियम C से शुरू होता है, इसीलिए इसको मिलाना मत। इसको कैलियम, ये क से शुरू हो रहा है, K से हम लोग स्पेलिंग लिखते हैं, इसीलिए इसका नाम। इसके बाद कौन सा तत्व है?
सिल्वर, सिल्वर होता है चांदी, चांदी का हम लोगों ने एस क्यों नहीं रखा? सिलिकॉन का एस आई है, अगर हम सिल्वर का भी एस आई रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा, और खाली एस रखेंगे तो भी गड़बड़ होगी। सल्फर का एस पहले से ही हम लोग रख चुके हैं, सिलिकॉन का एस आई हम लोग पहले से ही रख रखे, तो सिल्वर का अब हम क्या रखें? तो सिल्वर का नाम रखने के लिए हमने अर्जेंटम, अर्जेंटम का मतलब होता है चांदी, मतलब लैटिन भाषा में अर्जेंटम का मतलब होता है चांदी, तो हमने इसका अर्जेंटम, ए आर रख नहीं सकते क्योंकि आर्गन नहीं, क्योंकि आर्गन का नाम ए आर है, तो ए आर भी नहीं रख सकते। तो हमने ये देखा कि बोलने में कौन सा शब्द ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा हो रहा है? अर्जेंटम, तो ज हो रहा है ना, तो इसीलिए ए जी रख दिया। इसका क्या नाम रखा? अच्छा, ए जी से एक गाना भी होता है, ए जी ओ जी, एक गाना भी होता है ना। हाँ, तो आप इस गाने के से इसको जोड़ दो कि ए जी का मतलब चांदी होती। बेटा जब किसी को किसी से जोड़ के याद करते तो वो चीज जल्दी याद हो जाती है ना। अब जब भी तुम ए जी पढ़ोगे तो तुम्हें गाना याद आ जाएगा। इसके बाद है टिन, टीन की चादर बोलते हो ना आप लोग, टिन, टिन का नाम है, टी से हम लोग नहीं रख सकते हैं क्योंकि टाइटेनम जो था ना वो है इसका एक पहले से ही, तो इसीलिए हम लोग टिन का रखेंगे। स्टेनम, स्टेनम में आएगा एस एन। इसके बाद है गोल्ड, गोल्ड सोना, सोने का हम जी नाम नहीं रख सकते क्योंकि जी से पहले से ही एलिमेंट है, तो हम लोग क्या रखेंगे? ए यू, देखो ए यू, ए और यू को तोड़ो, ए यू, ए यू का मतलब होता है गोल्ड। क्यों है ए यू इसका? ए यू क्यों है नाम? गोल्ड का नाम ए यू क्यों रखा? चांदी ए जी, गोल्ड ए यू, है ना, क्योंकि इसका नाम है ऑरम, लैटिन भाषा में इसका नाम क्या है? ऑरम। और लेड का प्लम्बम और पारा का हाइड्रोगायरस। अच्छा ये बताओ, पारा तुम लोगों ने कहां पर देखा है? मरकरी, हाँ, थर्मामीटर में जो सिल्वर कलर का चमकती है लाइन वो पारा होता है, और उस पारे का नाम है मरकरी, मरकरी। लेकिन हम लोग एम से तो पहले से ही रख चुके हैं ना, मैग्नीज, मैग्नीशियम पहले से ही रख चुके हैं, तो इसीलिए हमने इसको लैटिन नाम रखा है एच जी हाइड्रोगस, हाइड्रागैरस। क्या रखा है? हाइड्रागैरस। आया समझ कि एच जी मतलब पारा। अब ये कुछ नाम हमने शॉर्टलिस्ट किए थे जिनके संकेत लैटिन भाषा से लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये सब संकेत जितने भी मैंने आप लोग को पढ़ाए हैं, ये वाले और भी हैं, ये वाले जितने भी कल मैंने पढ़ाए थे, इन सब की आप लोग भी अपने कॉपी में ऐसे एक लिस्ट बनाना, जैसे ये लिस्ट बनी हुई है, आपके एक साइड खाली होता है ना पेज, उसमें डायग्राम वाले में ऐसी लिस्ट बना के उसको याद करना। ऐसे ही आप सब लोग जाके बनाएंगे, लैटिन नाम भी लिखेंगे और उसका संकेत भी लिखेंगे, जिससे कि हम जब भी आपसे पूछें तो आपको उसका लैटिन नाम भी पता होना चाहिए। अब हम लोगों ने कई लिस्ट में आपको कल परमाणु भार भी दिखाए थे कि इनके साथ में हमने इनके परमाणु भार भी लिखे हैं, लिखे हैं ना। परमाणु भार, भार क्या होता है? वजन, मतलब उसका वेट। अब ये बताइए कि परमाणु, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण है, बताया था ना, सबसे सूक्ष्म कण परमाणु होता है, और वो इतना छोटा होता है कि हम उसको आंखों से देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, वो भी बहुत पावरफुल सूक्ष्मदर्शी होगा तभी हमें दिखाई देगा। तो हम उसका वजन कैसे ले सकते हैं जब वो इतना छोटा है? तो बताइए, जब वो हमको आंखों से नहीं दिखता है और एक छोटी सी जगह पे, जैसे अगर मैं ये एक बस डॉट बना दूं ऐसे, इस डॉट में मैं कहती हूँ करोड़ों परमाणु हैं, हजारों लाखों करोड़ों परमाणु इस छोटी सी डॉट में
आ जाते हैं। तो बताइए, जब मैं इस छोटी से दाने का वजन मतलब कैसे ले सकते हैं, बताओ? मुश्किल काम है ना बहुत। तो फिर हमने तो इन सबके परमाणु भार लिखे हैं, किसी का 27, किसी का 40, किसी का 80, कितने कितने लिखे हैं ना। तो ये इतने ग्राम नहीं है, ये तो केवल एक संख्या है। देखिए, इस संख्या के आगे मैंने कुछ भी यूनिट नहीं लगाया है कि ग्राम, मिलीग्राम, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, कुछ नहीं लगाया है ना। केवल हमने क्या किया है, नंबर लिखे। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया है। क्या आप जानते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया है? नहीं मालूम ना। तो अब मैं आपको परमाणु भार के बारे में बताऊंगी कि सबसे हल्का परमाणु, अभी 108 तत्व हैं हम लोग के पास, इसमें सबसे हल्का जो परमाणु है वो कौन सा है? सबसे हल्का परमाणु है। अच्छा, अब हम बार बार पूरे पूरे नाम नहीं लिखेंगे बोर्ड पे। अगर मुझे हाइड्रोजन लिखना है तो H। अब H से आप समझ जाओ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार पता है कितना है? नहीं, 1.67 into 10 to the power -24 -24 का मतलब होता है कि ये 24 जो मैंने लिखे ये शून्य है। इतने शून्यों से इनको डिवाइड करना है। आप ये जानते हो ना कि अगर 1 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.1 आता है, 1 को 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.01 आता है। दशमलव पढ़ा है ना हम लोगों ने। 1 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो 0.001 आता है। इसका मतलब इस संख्या को हमें 24 शून्यों से डिवाइड करना पड़ेगा। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि उसका वजन कितना है। तो जब हाइड्रोजन जो सबसे हल्का परमाणु है उसका वजन इतना है, और जो सबसे भारी परमाणु है उसका वजन मैंने बताया था यूरेनियम। क्या बताया था? ये परमाणु भार जो हाइड्रोजन का है ये सबसे हल्का है, पूरे तत्वों में सबसे हल्का है, और सबसे भारी यूरेनियम। ठीक है। इस यूरेनियम का जो भार है वो है 3.97 into 10 to the power -22। समझ में आया कि ये देखो परमाणु से कितना भारी हो गया। पहले तो यहाँ एक ही था 1.67, ये हो गया 3.97, यहाँ पावर -24 थी, मतलब 24 शून्यों से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ हमको 22 से करना पड़ेगा। तो ये बड़ा है, ये संख्या छोटी है। तो समझ में आया कि वो उसका यूरेनियम का है। अगर हम इस तरह से निकालने लगेंगे तो ये भार हम लोगों को बहुत कम नजर आ रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि कार्बन का ले लिया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा, मतलब जितने भी यौगिक होते हैं उसमें हम लोग कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन का जो परमाणु भार है उसको हमने ले लिया 12। कितना ले लिया? 12। और फिर उसके सापेक्ष, जैसे हम लोग एक वजन रख लेते हैं ना तुला में, जैसे 1 किलो का वजन, उसके बाद में बताते हैं कि जैसे ये चीनी 1 किलो है या गेहूं 4 किलो है, तो हमने एक तरफ कार्बन का परमाणु भार रख लिया और उसके सापेक्ष में हमने सारे तत्वों का परमाणु भार निकाल लिया। मतलब इसका ये होता है कि भारी से भारी परमाणु का भार इतना कम है कि उसको ज्ञात करना संभव नहीं है। इसीलिए परमाणु के लिए वास्तविक भार के लिए सापेक्ष परमाणु भार की हमने पद्धति निकाली, और कार्बन के परमाणु भार को 12 मानते हुए हमने और जितने भी परमाणु हैं उनका परमाणु भार निकाला। अब जैसे हम आपको ये कहते हैं कि एल्युमिनियम का 27, मतलब ये परमाणु भार जो कार्बन के थे उसके 27 पर उसके बराबर है ये। मतलब हाइड्रोजन का तो बहुत कम था ना, इसके लिए हमने उसको परमाणु के भार को सापेक्ष मानकर किया है। इसमें आपको केवल नंबर याद करना है क्योंकि ये रासायनिक क्रियाओं में इसका उपयोग होता है। इसके आगे कुछ वर्ड नहीं लगाना,
केवल नंबर कि उतने परमाणुओं के बराबर हमारा एल्युमिनियम है, इतने परमाणुओं के भार के बराबर हमारा आर्गन है। अब जो हम चीज आज आपको बताएंगे कि जैसे कि जो भी हम लोग प्रतीक, सिंबल या संकेत जो भी आप कह लो, उससे हमें क्या क्या जानकारी हासिल होती है। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे मैंने ऑक्सीजन का O लिखा, हाइड्रोजन का H लिखा, हीलियम का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, क्या क्या है ये पढ़िए। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम। इससे आपको क्या क्या जानकारी हासिल होती है। किसी तत्व का जब हम कोई प्रतीक लिख देते हैं तो इससे हमें क्या क्या जानकारी हासिल होती है। सबसे पहले जो जानकारी हासिल हुई वो आपने खुद अभी बता दी मुझे कि आपको इसका नाम पता चल गया। सबसे पहली जानकारी जो मिली वो हमको तत्व का नाम पता चलता है। दूसरा, जैसे अभी हमने तो केवल इसके सिंबल्स लिखे हैं, अगर हम अभी आगे तुम्हें संयोजकताएं बताएंगे तो हमें उसमें इसका कितनी परमाणु भार है ये भी पता चल जाएगा। तत्व का नाम पता चला और तत्व का एक परमाणु, जैसे ये हाइड्रोजन है तो ये तत्व का एक परमाणु है। अगर मैं इसको H2 लिख दूं तो ये 2 हो जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु। ये ऐसे सिंगल लिखने से पता चलता है कि इसमें तत्व के कितने परमाणु शामिल हैं। तत्व का एक परमाणु। और मैंने जो तीसरी चीज आपको कल बताई थी, संकेत के साथ हम लोग परमाणु भार भी याद करते हैं, तो हमें इसका परमाणु भार भी याद हो जाता है। परमाणु, एक तत्व का नाम लिख देने से हम 3 चीजें समझ लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में एक परमाणु है, इसका नाम हाइड्रोजन है और इसका परमाणु भार 1 है। ठीक है। किसी भी जब संकेत को लिखते हैं तो हमें ये 3 चीजें उसकी पता चलती हैं। इसके बाद आप लोगों को जैसे कि मालूम है, मैंने अभी अभी बताया कि हाइड्रोजन को हम लोग H2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन का एक परमाणु दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन का एक अणु बनाता है। अणु क्या होते हैं मैं समझा चुकी हूं, बताइए अणु क्या होते हैं। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनता है। अब ये क्या है? हाइड्रोजन का एक परमाणु, ये हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ये हाइड्रोजन का अणु बना रहे हैं। तो ये जो अणु है, तो इसमें मैंने 3 क्यों नहीं लिख दिए, मतलब 2 ही क्यों जोड़े हैं? जबकि मैंने तो आपको बताया ना कि 2 या 2 से अधिक, तो मैंने 3 हाइड्रोजन क्यों नहीं लिख दिए, 2 ही क्यों लिखे? नहीं, 3 भी तो लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई, मैंने ये नहीं बोला था, मैंने ये क्यों कहा फिर 2 या 2 से अधिक है? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एक परमाणु दूसरे हाइड्रोजन के एक ही परमाणु से मिल सकता है, क्योंकि तभी वो जुड़ के एक अणु बना सकता है। अगर मैं तीसरे को कहूंगी तो वो तीसरे को अपने घेरे में नहीं लेगा। ये इसी की एक आगे चल के हम लोग तुम्हें संयोजकता बताएंगे कि हाइड्रोजन का एक परमाणु दूसरे कितने परमाणुओं को, अब जैसे हम बोलें कि इस चेयर पर एक लड़की बैठ सकती है, अब मैं दूसरी को बिठाऊंगी तो जबरदस्ती बिठाना पड़ेगा ना। तो हाइड्रोजन कह रहा है कि मैं एक ही परमाणु को अपने साथ जोड़ सकता हूं, मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं दूसरे को भी अपने साथ जोड़ लूं। समझ रहे हो? इसीलिए वो H2 लिखा जाता है। अब जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का भी एक परमाणु दूसरे परमाणुओं से जुड़कर O2 बनाता है। नाइट्रोजन का भी
ऐसे ही करता है। और कुछ कुछ परमाणु तो जुड़ते ही नहीं है, कहते हम तो अकेले ही रहेंगे, है ना। तो उनका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं? He, बस कैल्शियम, है ना। इसका हम लोग नहीं लिखते ना Ca2। और कुछ कुछ की जो संयोजकता होती है वो एक ही होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता एक मानी जाती है क्योंकि वो दूसरे हाइड्रोजन के एक ही से रिएक्शन करता है। अब मैं जो आपको बता रही हूं संयोजकता की पहले परिभाषा लिख लें हम लोग। संयोजकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैलेंसी। संयोजकता या फिर इंग्लिश में वैलेंसी। किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उसके, आगे बताइए क्या लिखना है? हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। इसको पढ़िए इस डेफिनेशन को। हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। कुछ समझ में आया? जैसे मैंने कैसे बताया था कि हाइड्रोजन का एक परमाणु दूसरे परमाणु से संयोग करता है, तो किसी भी तत्व का जो परमाणु है वो हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से जुड़ सकता है, वह उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता एक है, बताया था ना। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? एक है। वो एक और हाइड्रोजन के परमाणु को अपने साथ जोड़ लेता है। उसके बाद हम तुमको और संयोजकताएं बताएंगे। ये देखो, हाइड्रोजन की एक, सोडियम की भी एक है, क्लोरीन की भी एक, पोटेशियम एक, सिल्वर एक। अब ऑक्सीजन की कितनी है? दो। देखिए ऑक्सीजन की कितनी है संयोजकता? दो। और मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम और आयरन की तो दो तरह की हैं, दो भी है तीन भी है, क्योंकि फेरस और फेरिक, क्या कहा जाता है? फेरस फेरिक। जो फेरस है उसकी दो होती है, जो फेरिक होती है उसकी तीन होती है। और इसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की तीन, और नाइट्रोजन की तीन और कार्बन की चार। आई अलग अलग समझ में? अब जैसे ये इसकी संयोजकताएं जो होती हैं, आपने कभी परमाणु का स्ट्रक्चर पढ़ा है? परमाणु कैसे बनता है, परमाणु की संरचना क्या होती है? हम आपको एकदम जल्दी से बता सकते हैं। परमाणु की संरचना, जैसे ये इसका केंद्रक और इसके चारों तरफ इसकी ऑर्बिट्स होती हैं, ये न्यूट्रॉन्स, ये प्रोटॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे उसका परमाणु का जो नंबर है कार्बन का 8 है, तो 2 और इसमें 6। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो ये होती है ना, इसके ऊपर पूरी संयोजकता डिपेंड करती है। ये अभी आपके कोर्स में नहीं है। इस तरह से एक परमाणु की संरचना ये होती है, उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी केवल आपको ये जान लेना है कि किसी भी तत्व का कोई परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। अब जैसे ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से जुड़ सकता है, और जो जैसे मैग्नीशियम ये भी 2 से जुड़ेगा, कॉपर भी 2 से, आयरन 2 या 3 से, एल्युमिनियम 3 से, तो वही उसकी संयोजकताएं कहलाती हैं। ये संयोजकताएं जरूर याद करनी है। जब ये संयोजकताएं याद होंगी तभी हम लोग फॉर्मूला सीख पाएंगे। अगर संयोजकता याद नहीं होगी तो हम लोग इसके फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। जो अभी मैं अगली बार तुम लोग को बताऊंगी कि हम लोग किसी भी तत्व, किसी भी यौगिक का परमाणु रासायनिक फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। इसीलिए आज आपका ये होमवर्क है कि ये पूरा मुझे याद मिलना चाहिए। किताब में टिक कर लो कि ये चार्ट आपको याद करके आना है।